नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं आप सबके बीच। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और अभी जो है लोकसभा में ये प्रस्तुत किया गया। और अभी इसके पहले जो है 2024 में जब मानसून सत्र चल रहा था उस समय इसमें 44 प्रावधान ऐसे थे जिसमें सरकार जो है इस विधेयक के माध्यम से लाना चाह रही थी, जिसमें ये विधेयक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया था। उन्होंने कुछ इसमें परिवर्तन किए हैं और फिर से ये लोकसभा में पेश हुआ। तो इसी से संबंधित ये लेक्चर है आज का। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग इस विधेयक के बारे में, और विधेयक के बाद देखेंगे वक्फ संपत्ति क्या है, साथ ही साथ वक्फ होता क्या है, किस तरीके से इसका इतिहास रहा है, कौन कौन सी संपत्ति इसके अंतर्गत आती है, वर्तमान में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें क्या किए गए हैं, और आप इसे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए वक्फ अधिनियम 2024 के माध्यम से जो इसका उद्देश्य है, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। तो इस समय 1995 में एक अधिनियम बना था कि वक्फ क्या होगा और इसमें कौन कौन सी संपत्तियां शामिल होंगी। तो जो अभी का विधेयक है वो वक्फ संपत्तियों के विनियमन के तरीकों में व्यापक परिवर्तन लाता है, जिससे संभवतः सरकार को विवादों और संपत्ति प्रबंधन में अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। यह विधेयक अगस्त 2024 में पेश किया गया था और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल जी जो है इसकी अध्यक्षता वाली सदन समिति को भेजा गया था। 27 फरवरी 2025 को पैनल ने 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी थी और फिर से ये लोकसभा में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया। तो वक्फ संपत्ति होती क्या है? तो यह एक चल या अचल संपत्ति को संदर्भित करता है। चल क्या है? गाड़ी हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, ये सब चल संपत्ति है। अचल संपत्ति क्या है? जमीन हो गया, उसका जो बिल्डिंग बना है वो हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है? अचल संपत्ति है। तो ये दोनों इसमें शामिल हैं, चल और अचल दोनों संपत्ति, जिसे धर्म के नाम पर या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया, यानी जो इसका उपयोग होगा वो धर्म के कार्य के लिए होगा। दस्तावेजीकरण की प्रथा शुरू होने से पहले से ही यह प्रथा अस्तित्व में थी, अतः लंबे समय से उपयोग में आने वाली संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। वक्फ संपत्ति गैर हस्तांतरित होती है, यानी किसी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वो वक्फ की ही संपत्ति रहेगी, यानी कोई उसका निजी उपभोग या उसे बेच नहीं सकता है, ठीक है, उसे ट्रांसफरेबल नहीं है ये, ठीक है, और ईश्वर के नाम पर हमेशा के लिए रखी जाती है। वक्फ संपत्ति से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को निधि देती है, यानी वहाँ पर जो पैसा मिलता है उस संपत्ति से, वक्फ संपत्ति से जो पैसा मिलता है, आय अर्जित होती है, उस आय अर्जन का जो खर्च है उसे हम शैक्षणिक संस्थानों में खर्च करेंगे या कब्रिस्तानों में कर सकते हैं, मस्जिदों में कर सकते हैं या आश्रय गृहों में कर सकते हैं। वक्फ के इतिहास की बात करें तो जब इस्लाम जो है, भारत में इस्लाम का उदय हुआ और जब स्लेव डायनेस्टी आती है तो उसी में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा सुल्तान बनता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 तक शासक रहा।
उसे भारत में इस्लामी शासन को मजबूत करने वाला पहला शासक माना जाता है। इल्तुतमिश ने न सिर्फ सल्तनत को संगठित किया बल्कि इस्लामी कानूनों और परंपराओं को व्यवस्थित करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। वक्फ इसकी एक बड़ी मिसाल है। इल्तुतमिश ने शासन में मस्जिदों, मदरसों और अन्य मजहबी कार्यों के लिए संपत्तियां दान करने की प्रथा बढ़ी थी और इसी ने प्रारंभ किया था। बदायूं में शमसी मस्जिद, जिसका निर्माण उसके शासनकाल में हुआ था, यह एक वक्फ संपत्ति का उदाहरण है। तो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वक्फ बोर्ड क्या है? तो वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है। बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करता है जो उसकी देखरेख करता है। वक्फ संपत्ति अधिनियम 1954 प्रत्येक राज्य में एक अलग अलग वक्फ बोर्ड का गठन करता है। जैसे अभी 30 ऐसे बोर्ड हैं जो राज्यों में अलग अलग ऐसे बोर्ड हैं जो वक्फ बोर्ड के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद भी होता है जो पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह का काम करता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन पर भी सलाह देता है। प्रस्तावित बदलाव क्या क्या हुए हैं? तो वक्फ का निर्माण वक्फ अब केवल वही व्यक्ति बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हों। यानी जब हम धर्मांतरण करते हैं, ठीक है, तो उसके धर्मांतरण के पश्चात ही 5 साल के बाद हम अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम कर सकते हैं। वक्फ बनाने वाले को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर यानी उपभोग के आधार पर वक्फ को हटा दिया गया है। यानी कोई जो यूज करने वाला है उसे बाय यूजर के रूप में हटा दिया गया है। वक्फ अलाल औलाद यानी उत्तराधिकार समाप्त होने पर वक्फ महिला उत्तराधिकारी से वंचित नहीं कर सकता है। पहले क्या था कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, और इसके कोई संतान नहीं है, ये विवाहिता है, ये जो है विवाहित है और इसकी ये बेगम साहिबा हैं। इन दोनों लोगों के कोई संतान नहीं है, ठीक है, संतान नहीं है और इनके एक भाई भी हैं। यहाँ पर इनके एक भाई भी हैं। अब होता क्या है, हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, जब भी ऐसे कंडीशन होती है कि जब कोई आने वाला वारिस न हो आगे की पीढ़ी के लिए, तो वो जो संपत्ति होती है इस व्यक्ति की, वो इसको ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी परिवार के लोगों को, सदस्यों को ही ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, इस्लाम में जो ये व्यक्ति हैं, यदि ये इनके संतान नहीं है तो जो इनकी संपत्ति है वो किसे चली जाएगी? वक्फ को चली जाएगी। तो अब जो है ये महिला उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं कर सकता है, यानी अब जो संपत्ति हो गई इन महिला को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये इसका वक्फ अलाल औलाद का प्रावधान किया गया है। वक्फ सर्वेक्षण यानी सर्वेक्षण आयुक्त को हटा करके, पहले इसका सर्वेक्षण कौन करता था? सर्वेक्षण आयुक्त करते थे, और अब जो है उसे हटा करके जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा, कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में चिन्हित किया गया हो, जो वक्फ नहीं मानी जाएगी, और कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। साथ ही साथ केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में बदलाव किया गया है। परिषद में अब गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी जो पहले सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही होते थे केंद्रीय वक्फ परिषद में, अब उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। कुल सदस्यों की बात करें तो 22 सदस्य होंगे और इसमें से अधिकतम 12 जो है गैर मुस्लिम हो सकते हैं। होंगे ये जरूरी नहीं है,
हो सकते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड की भी संरचना का प्रावधान किया गया है। बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य किए गए हैं। 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं और महिला सदस्यों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 महिला मुस्लिम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। एक तरीके से ये महिला सशक्तिकरण से आप जोड़ सकते हैं, जो मुस्लिम हो। ठीक है। वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया है। मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया है। अब जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और दूसरा सदस्य राज्य सरकार का संयुक्त सचिव होगा। ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती दी जा सकती है। ट्रिब्यूनल के फैसले को अब अंतिम नहीं होंगे, 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण जो निर्णय देगा उसे अब हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन कब? 90 दिन के भीतर। तो ये था दोस्तों वक्फ से संबंधित कुछ प्रावधान, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी देखते हैं अभी क्या और विस्तार होता है। जैसे जैसे विस्तार होगा हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।